नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 10 जनवरी 2017 पहली शिफ्ट के मैथ्स वाले पार्ट को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुल 25 प्रश्न इस वाले पेपर में थे। तो आज के लिए हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपको दिया हुआ है कि पूर्णांक गुणज के साथ ही यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल आपको दे रखा था -11/3, तब स्थिरांक पद क्या है ये चीज आपको निकालना है, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है ये चीज हमें निकालना है। तो देखिए त्रिघात समीकरण है, तो त्रिघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो यहां से आप देख पाओगे कि यदि हमें यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना होता है तो -d/a होता है। तो -d/a की वैल्यू तो आपको पता है कि -d/a बराबर कितना है 11/3, ये प्रश्न में दे रखा था। इसका मतलब ये दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी, और d ही तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, केवल d बराबर 11 है, मतलब लास्ट वाला जिसमें कोई x का गुणांक ना हो। तो हम बोल पाएंगे कि d का मान हमारे लिए 11 है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 11 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि पहली वाली 15 नेचुरल नंबर में से एक प्राइम नंबर ढूंढना है और एक कंपोजिट नंबर ढूंढना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको निकालना है। देखो हिंदी में लिखा हुआ है एवं और अंग्रेजी में लिखा हुआ है और का मतलब देखो इंग्लिश में यदि आपको दिया हुआ है और, इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर जब भी आपको दिया हुआ रहे कि या निकालना है या अथवा निकालना है या फिर और निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। और यदि आपको दिया हुआ है कि और निकालना है, एवं निकालना है, तथा निकालना है या एंड निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी का गुणा करते हैं। यदि इंग्लिश वाले को मान्य करें कि यहाँ पर इंग्लिश वाला ही सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि 1 से 15 तक की टोटल काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कहाँ तक जाना है हमें, 15 तक। ये तो हो जाएगी आपकी टोटल केस जहां पर कोई कंडीशन नहीं हो, क्योंकि हमें तो निकालना है कि प्रायिकता कितनी होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें और वाला कंडीशन निकालना है। पहले तो हम ये निकाल लेते कि अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है, फिर हम ये निकाल लेंगे कि भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो कुल परिस्थितियां तो हमारे पास 15 ही रहेगी, चाहे हम अभाज्य निकालें या हम भाज्य निकालें। बीच में क्या है, बीच में लिया हुआ है आपने और ले रखा है, इसका मतलब एंड वाला नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, एंड वाला नहीं लेना है और वाला लेना है। तो और वाला लेना है तो हम यहाँ देखेंगे अभाज्य संख्या होती कितनी है। तो 1 से लेकर के 15 तक टोटल प्राइम नंबर में पहला नंबर कौन सा आ जाएगा 2, अगला कौन सा आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो कुल मिलाकर के इनके अलावा हमारे पास और कोई प्राइम नंबर है नहीं। और यदि हम कंपोजिट नंबर निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, पहला नंबर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9, फिर 10, 12 और उसके बाद 14 और एक 15 खुद है तो 15 को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पर प्राइम नंबर कितने गिने, 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर फेवरेबल कितने हो गए हमारे लिए 6। और यदि कंपोजिट नंबर को गिनेंगे तो कितने होंगे, 3 और 3 6 और 2 8। कुल कितने हो रहे हैं कंपोजिट नंबर हमारे लिए 8 हो रहे हैं। बस इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो एलसीएम तो फिक्स रहेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 6 और 8 14। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 14/15। यदि यहाँ पर एंड लिखा होता तो एंड के लिए हमें क्या कर देना है, बस बीच में गुणा आ जाता, बाकी इसको सोल्व कर लेते, हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाता। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 14/15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर आपको एक कारखाने में 50 श्रमिकों के मजदूरी का वितरण फ्रीक्वेंसी नीचे दी हुई है। मजदूरों की संख्या बता रखी थी कि यदि इस कैटेगरी के मजदूर है तो वो कहाँ जाएंगे, या सैलरी जो रहेगी वो इस फ्रीक्वेंसी में रहेगी, तो फिर कहाँ लिखेंगे हम, कितने मजदूर है तो 6 है, इस फ्रीक्वेंसी में रहेगी तो 4 रहेंगे। और सभी जब आपके यहाँ पर बारंबारता दे रखी है, तो हमें ये निकालना था कि आपने एक श्रमिक का चुनाव किया है रेंडमली, तो आपको ये प्रायिकता बतानी है कि उसका वेतन कहाँ होना चाहिए, 250 रुपए से अधिक होना चाहिए लेकिन 340 रुपए से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप निकालने पाओगे कि जो हमारी प्रायिकता होती है, पुराने प्रश्न में भी वही किया था कि अनुकूल कितना है और टोटल कितना है। तो टोटल तो कितने हो गए हमारे पास, 50 श्रमिक है तो बटे में तो 50 आएगा ही सही। और हमें ये निकालना है कि 250 रुपए से ज्यादा कमाने वाले कितने श्रमिक है। ये लोग तो 250 रुपए से कम कमा रहे हैं, 250 रुपए से अधिक और 250 रुपए के बराबर ये लोग है, मतलब 4 लोग तो यहाँ पर है। और दूसरा क्या बताना है कि 340 रुपए से कम होना चाहिए, 340 रुपए से अधिक को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है 340 रुपए से कम। तो आप देख पाओगे कि 4 मजदूर तो यहाँ पर थे, 10 यहाँ पर थे और 14 यहाँ पर थे। तो इन सबको यदि हम ऐड करेंगे 14 और 4 कितना होगा, 18 और 10 28। तो कुल मिलाकर के हमारे अनुकूल कितने आ गए 28। इन दोनों को यदि हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 14/25। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 14/25 इस सवाल का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कैंसल सवाल है, फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ था, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD यानी एक पैरेललोग्राम है
उसका नाम इन्होंने दे रखा था ABCD है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD में जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको बनाते जाना है। तो ये समानांतर चतुर्भुज हमारे पास हो गया है ABCD। हम नामकरण कर देते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD में एंगल A का द्विभाजक या बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर जो है वो BC से कहां पर जाकर के मिल रहा है, X पर। एंगल A का बाइसेक्ट करना है तो ये वाला एंगल है इसका बाइसेक्ट, मतलब ये क्या होता है, एंगल A का बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम में जो बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है, इसका डायगोनली होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये BC से कहां पर मिल रहा है, X पर मिल रहा है। लेकिन ये कैंसिल इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी C है, तो हम मान लेते हैं कि ये यहीं पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, छोड़ो अभी इस X को, यहाँ पर इस C को हमने क्या नाम दे दिया, X नाम दे दिया, या C और X दोनों है। यदि हमें दे रखा था कि एंगल AXB बराबर 40 डिग्री है, एंगल AX और B बराबर 40 डिग्री है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा 40 डिग्री। यदि ये 40 डिग्री है इसका मतलब ये ऊपर वाला भी कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि डायगोनल है, बाइसेक्ट करेगा इसे। तो 40 और 40 दोनों होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 80, 40 दोनों हो गए तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और आपको पता है कि यदि दो लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, एक लाइन ने आकर के यदि इस प्रकार से काट दिया है तो इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो AD है और जो BC है ये दोनों समानांतर है, क्योंकि आमने सामने की साइड समानांतर होती है। इसको AC ने आकर के काट दिया है, इसका मतलब हम ये बोल पाएंगे कि AC ने आकर के यदि इसको काटा है, या फिर हम बोल पाएंगे कि ये BD जो है BC जो है वो इस प्रकार से जाकर के काट रही थी, BC ने इस प्रकार से काट दिया है। तो BC के काटने की वजह से इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 100 डिग्री, क्योंकि ये तो 80 था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A 100 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिलहाल ये आंसर ये जो है वो एक प्रश्न गलत किया गया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नंबर देने में गलती थी। चलते हैं कुछ x माइनस 3y बराबर A हो तथा xy बराबर 3/b² हो, तो AB के अनुसार आपको इस वाले के नंबर का मान निकालना है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमें जो वैल्यू निकालना है वो स्क्वायर में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ था कि यदि 2/x माइनस 3/y इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसका मान है A के बराबर। एक और चीज आपको दे रखी थी कि x इंटू वाई की वैल्यू है 3/b² के बराबर। तब आपको निकालना है कि 4/x² प्लस 9/y² का मान क्या होगा। देखो डायरेक्ट यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ तो उससे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि लगाओगे तो a² मतलब 4/x² प्लस b² मतलब 9/y² माइनस 2ab मतलब -2 और ab का गुणा करना है, a इंटू बी मतलब 3 दूना 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं 3 दूना 6 और 6 दूना कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12/x इंटू वाई बराबर, इधर कितना चल रहा था, केवल a का स्क्वायर चल रहा था, चलने दो। हमें क्या निकालना था 4/x² प्लस 9/y², मतलब आपको इस वाले का मान निकालना है 4/x² प्लस 9/y² का। यदि हमें इसका मान निकालना है तो बाकी सारे नंबर उधर भेज देते हैं। तो हमें जो निकालना है उसका मान आपको मिलेगा बराबर करके, इसको डबल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से a² था प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12/x इंटू वाई। x इंटू वाई का मान कितना था हमारे पास 3/b², तो 3 की जगह तो 3 और b² कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ से हम देख पाएंगे कि 3 से काटेंगे इसको 4 बार कटेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका a² प्लस 4b², इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा a² प्लस 4b²। नंबर 6 में आपको दिया हुआ था कि 10 संतरों का वजन ग्राम में नीचे दिया हुआ है, 10 के संतरों के मान यहाँ पर आपको दे रखे हैं, वजन कितना है। इनको आपको एक एकीकृत वितरण बनाने के लिए प्राप्त वर्ग अंतरालों की संख्या बता रखी है कि 8 है, तब वर्ग आकार कितना है, यानी क्लास साइज आपको फाइंड करना थी। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ पर हो रहा है। तो शुरुआत में आप देख पाओगे कि सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा दिख रहा है 155। तो हम ये बोल पाएंगे कि जो क्लास की जो वर्ग अंतराल रहेगा वो कहाँ से शुरू हो रहा है 155 से, और लास्ट इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आप देख पाओगे कि 195 है। इसका मतलब इसकी एंडिंग कहाँ हो रही होगी 195 पर एंडिंग हो रही होगी। तो 195 और टोटल बताना है कि टोटल संख्या कितनी रहेगी 8 रहेगी। तो आप देख पाओगे यहाँ पर यदि हम इसकी काउंटिंग करें तो 155 से 160 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उन सबकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। 155 से शुरुआत हो रही है और 160 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको हम पहले वाले सेक्शन में रख देंगे, पहले वाले में। उसी प्रकार 160 से लेकर के 165 तक, 165 से लेकर के 170 तक, 170 से लेकर के 175 तक, 175 से लेकर के 180 तक, और 180 से लेकर के 185 तक, 185 से 190 तक, और 190 से
195 तक, 195 तक, क्योंकि 195 भी हमारे पास है, यहाँ पर 190 है और 195 भी है। तो आप देख पाओगे कि इनकी काउंटिंग करेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8। तो हमारे पास यहाँ समझ में आ गया कि हमारे वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो इसी के क्रम में आपका यहाँ पर एक सारणी तैयार हो जाएगी। सभी ये 100 से ऊपर है, हमने लिखा नहीं है बस। अब आपको ये बताना कि वर्ग आकार कितना है, यानी क्लास साइज निकालना है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि क्लास साइज निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर या क्लास की साइज निकालना है, बस वर्ग का आकार निकालना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 160 से लेकर के 155 तक निकल रहा है, या 155 से 160 सभी बराबर बराबर है। तो इसमें गैपिंग कितने की चल रही, केवल 5 की। तो आपका वर्ग अंतराल के जो आकार होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 5 नंबर। इसी में सारे नंबर आ जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, सबसे मिनिमम से लेकर के सबसे हाईएस्ट तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बिंदु है पी एक्स वाई, इसका नामकरण हमने दे दिया कि ये पी बिंदु है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स और वाई। ये बिंदु ए और बी से कितना दूर है, ए और बी के निर्देशांक भी आपको दे रखा है और समदूरस्थ है। ए जो है वो पॉजिटिव के साथ बैठा हुआ है और बी जो है वो नेगेटिव के साथ बैठा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, ए को इधर लिख देते हैं और बी को इधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं पर भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये बी से पी तक की दूरी और ए से पी तक की दूरी दोनों इक्वल है, क्योंकि बोल रखा है कि समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास बी के निर्देशांक भी थे, कितने थे, -2,3, और ए के निर्देशांक भी थे, कितने थे, 3,2। आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बीपी बराबर हो जाएगा किसके, एपी के बराबर हो जाएगा। तो बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। निर्देशांक में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे यदि हम बी से पी तक की डिस्टेंस निकालें तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना मान रखा है हमने, x, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, मतलब y2 की जगह y2 और माइनस y1 की जगह -y1। ये हो जाएगा आपका बीपी की डिस्टेंस, बराबर है एपी की डिस्टेंस के। तो एपी का मान कितना है, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों स्क्वायर लगे हुए हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। इसको यदि सोल्व करोगे तो यहाँ से हम लिख पाएंगे x² + 4 + 2x, 4x, और प्लस की जगह प्लस y² + 9, और माइनस कितना आ जाएगा, 6y बराबर 9 प्लस x² - 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस y² - 4y। ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर खोला है, a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपने सारे नंबर को अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, y² यहाँ पर भी है, y² यहाँ पर भी है। और कौन से नंबर है जो कटने जैसे हैं, जो नंबर कटने जैसा था उसको हम काट लेंगे। प्लस का 4 यहाँ पर भी है, प्लस का 4 यहाँ पर भी है, बाकी और कोई कटने जैसा हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल। प्लस का 9 भी है, प्लस का 9 यहाँ है, प्लस का 9 यहाँ है, ये कट जाएगा। इधर कितना बचा है, सिर्फ इधर बच रहा है केवल 4x - 6y बराबर, इधर कितना बच रहा है, -6x - 4y। यदि हम सारे y को एक तरफ कर ले तो ये y उधर जाकर के जुड़ेगा तो इधर कितना बचेगा, केवल 2y बराबर, ये नंबर इधर आकर के इसमें जुड़ेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, केवल का प्लस का 10x। तो हमें जो निकालना था वो निकालना था कि y की वैल्यू क्या होगी, x के पदों के रूप में। तो y का मान निकालेंगे तो ये कटने के बाद कितना बचेगा, केवल 5x। तो आप ये बोल पाओगे कि y की वैल्यू किसके बराबर है, 5x के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ था कि ये एक एपीज की सीरीज दे रखी है, समानांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें आपको 28वां पद फाइंड करना है। समानांतर श्रेणी का पहला पद हमेशा a मानते हैं, दूसरा पद हमेशा a + d मानते हैं, तीसरा पद हमेशा a + 2d मानते हैं, और ये सीरीज आगे तक चलेगी। यदि हम 28वां पद लिखा लेंगे तो 28वां पद क्या हो जाएगा आपका, a + n-1 होता है, n-1 मतलब 27 × d, ठीक है, ये होता है आपका समानांतर श्रेणी का पद। यहाँ से आपको पहला पद पता है कि पहले पद का मान तो 11 है, इसका मतलब a की वैल्यू 11 है। दूसरे पद का मान भी पता है कितना है, 15 है। तीसरा कितना है, 19 है, अगला 24 आ जाएगा, जो 23 आ जाएगा। हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें ये तो समझ में आ गया कि a का मान तो हमारे पास मिल चुका है 11। यदि हम a + d का मान हमारे पास दे रखा है, इधर देखना a का मान तो हमारे पास 11 है, और दूसरी चीजें हमें क्या चीज दे रखी थी, a + d। a + d का मान कितना दिया हुआ है, 15 है, जबकि a का मान तो यदि हम 11 रख देंगे तो केवल d बराबर कितना आ जाएगा, 11 उधर जाके घटेगा तो कितना मिलेगा, केवल 4। तो a और d दोनों के मान आ गए। हमें निकालना क्या था, हमें 28वां पद निकालना था, और 28वां पद हमारे पास है, मान रख दो बस। a का मान तो हो जाएगा 11 प्लस 27 × d का मान कितना है, 4। यहाँ पर बस मान रख देंगे और हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। सभी सवाल में यूनिट प्लेस अलग है तो हम गुणा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 7 चौक 28 मतलब 8, 8 और 1 कितना आएगा, 9, यानी गुणा करने और जोड़ने के बाद भी हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, 119, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा था कि यदि कुल 15 मार्बल हैं जिनमें से 3 सफेद मार्बल और शेष लाल मार्बल हैं, यदि x सफेद मार्बल और मिला दी जाती है तो एक सफेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता जब ये 3 थी उससे 2 गुनी हो जाएगी, तो x मार्बल का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। देखिए हमारे पास जो है एक तो पुरानी कंडीशन हो जाएगी और एक नई मार्बल जब आपने मिला दिए तब नई कंडीशन बनेगी। तो पहले हमारे पास जो टोटल मार्बल थी वो टोटल मार्बल कितनी थी, टोटल हमारे पास केवल 15 मार्बल थी। उसमें से हमारे पास सफेद मार्बल कितनी थी, सफेद दे रखी थी कि 3 मार्बल है, और लाल मार्बल कितनी थी, लाल मार्बल बोल रखा था कि शेष सभी लाल है, इसका मतलब 12 है। तो यदि हम यहां से निकाल लें इस पुराने वाले केस में कि यदि हम सफेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता यदि निकालते हैं, सफेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता निकाल लेते हैं तो कितना मिलेगा, हमारे अनुकूल तो 3 और टोटल कितना था 15। इस हिसाब से आप देख पाओगे कि हमारे सफेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता कितनी थी, 1/5 थी। बाद में उन्होंने बोला कि इस केस में आप थोड़ा परिवर्तन कर रहे हो, और जब हमने यहाँ पर x मार्बल और ऐड कर दी तो हमारे पास टोटल मार्बल की संख्या कितनी आ जाएगी, पहले तो 15 थी, अभी x और बढ़ गई तो 15 + x। और जो आपने मार्बल मिलाई है वो मार्बल कौन सी है, सफेद है। सफेद है मतलब पहले कितनी थी, सफेद 3 थी, अब कितनी आ जाएगी 3 + x। लेकिन लाल मार्बल तो हमने मिला ही नहीं, इसका मतलब लाल मार्बल तो आज भी कितनी है, 12 है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि व्हाइट मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो व्हाइट मार्बल को यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो सफेद मार्बल को चुनने की प्रायिकता बराबर सफेद मार्बल है कितनी है हमारे पास 3 + x, और टोटल कंडीशन कितनी है हमारे पास 15 + x है ना। प्रोबेबिलिटी में ये होता है अनुकूल तो ऊपर आता है और टोटल नीचे आता है। तो यहाँ से हमारी जो नई प्रायिकता आ चुकी है वो भी आ चुकी है 3 + x बटे 15 + x। लेकिन उन्होंने बोला कि यदि आप सफेद मार्बल को बाद में चुनोगे तो ये 3 थी ना उससे 2 गुनी हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के इधर जो नंबर आ रहा था ना उससे 2 गुनी प्रायिकता यहाँ पर ज्यादा है। तो हम ये बोल पाएंगे कि जो हमारे पास 1/5 है उसको यदि हम 2 गुना कर दें तो हमारे पास नई प्रायिकता आ जाएगी, मतलब 3 + x बटे 15 + x, इसका मान हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो सब नंबर दिए हुए वो, इसको यदि हम हल कर लेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिख पाएंगे 30 + 2x बराबर 15 + 5x। इन 15 को इधर ला करके घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 15 बराबर केवल 3x, तो x बराबर कितना मिलेगा 5। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 5 मार्बल आपने मिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि एक लड़का जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है एक लैंप पोस्ट के आधार से 0.8 मीटर पर सेकंड की गति से दूर जा रहा है। एक लैंप पोस्ट बनाना है, उसके बेस से एक लड़का दूर की ओर जा रहा है। हम मान लेते हैं कि लड़का यहाँ पर खड़ा है फिलहाल, इस लड़के की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है, और ये 0.8 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, एक सेकेंड में 0.8 मीटर जा रहा है, तो 6 सेकेंड में कितना गया होगा वो 6 8 48 मतलब 4.8 मीटर। तो 4.8 मीटर मान लेते हैं कि वो लड़का अभी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लड़के की लंबाई तो वही रहने वाली है अभी भी। तो उसके बाद निकालना है कि उसकी जो परछाई है वो बनी कितनी 2.4 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी केवल 2.4 ये वाला, और ये 4.8 कौन सा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जमीन से लैंप पोस्ट की ऊंचाई निकालना है, तो जमीन से लैंप पोस्ट की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो मिलाने के बाद यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज का नामकरण यदि हम करें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ABC। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, और ये वाला जो है इसको भी हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका DE। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं DEC, इसमें एक चीज होगी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लड़का सीधा खड़ा है इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ABC मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है वही छोटे वाले ट्राइंगल में भी बन रहा है, दोनों जगह कॉमन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या जो हमारा ट्राइंगल ABC ये समरूप होगा किसके, ट्राइंगल DEC के बराबर। AB कौन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी DE को परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा। BC कौन है, यहाँ पर बेस है तो यहाँ पर EC भी क्या हो गया, बेस हो गया। यदि ये दोनों बराबर है तो क्या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इसकी जो संगत भुजाएं होगी जैसे AB/BC इसका रेशो बराबर होगा किसके, DE/EC के बराबर होगा। जो मान हमारे पास है वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। AB का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, पूरा मान तो नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, AB का मान नहीं है तो AB रहने दो। B से लेकर के C तक, B से लेकर के C तक का हमारे पास मान है क्या, कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4.8 था और यहाँ से यहाँ तक का 2.4 था। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा आपको 7.2, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 7.2। B से लेकर के C तक दोनों को ऐड करना है बस, D से E तक देखना है, D से लेकर के E तक कितना होगा, लड़के की खुद की लंबाई तो है, लड़का वही है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.2। E से लेकर के C तक देखना है, E से लेकर C तक कितना है, वो है आपका 2.4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.4। ये 12 है, ये 24 है, कितना आएगा 1/2, ठीक है।
यहाँ से हमें ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालने के लिए अब ये जो 7.2 है ये ऊपर जाएगा, तो ए बी बराबर कितना मिलेगा, ए बी बराबर मिलेगा 7.2/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, केवल 3.6, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको √3 का मान दिया हुआ है, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना थी दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होने वाली है। देखिए हमें जो निकालना है उसका मान निकालना है क्या, √6 माइनस √2 बटे √6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना थी। तो सबसे पहले √3 के रूप में इसको बनाना पड़ेगा, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, और बाहर क्या चल रहा था आपका माइनस का √2, इसको चलने दो। यहां से भी √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, दोनों जगह से रूट को कॉमन ले सकते हैं, √2 को। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ऊपर वाले दोनों जगह से हमने √2 को कॉमन ले लिया है, तो अंदर कितना बचेगा, केवल यदि √2 चला गया तो कितना बचेगा, केवल √3 माइनस का 1 बटे में कितना है, बटे में कुछ नहीं करना है, √3 इंटू √2 चल रहा है, चलने दो, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। ये √2 ये √2 दोनों कट जाएंगे, तो बचा कितना, केवल यहाँ से आप देख पाओगे कि इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान है हमारे पास 1.732, माइनस कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, और बटे में कितना है 1.732, ऊपर कितना बचेगा, यदि 1 को माइनस निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो 0.732, और बटे में कितना चल रहा है 1.732। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि आप दशमलव के बाद दोनों जगह कितने नंबर बन रहे हैं, 3 नंबर बन रहे हैं, दोनों नंबर कट जाएंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, उसके बाद बस कैलकुलेशन बची हुई, भाग नहीं जा रहा, उसका 0 लगा देना, और ये लगभग 17 का कितना गुना है, 17 चौक 68, मतलब लगभग 4 से ऊपर आएगा, तो आपका भाग लगा के देखना कितना आंसर आएगा आपका 0.432। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ था कि यदि 8 प्रेक्षण यहां से शुरुआत हो रही है और यहां पर एंडिंग हो रही है, इनका जो माध्य है वो 15 है, तो आपको आखिरी के 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है कि क्या होने वाला है। हम इसको डबल नोट नहीं करेंगे, हम यहीं से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले सारे वीडियो में हमने कोशिश करी कि वीडियो के ड्यूरेशन ज्यादा लंबे ना हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को स्पीड के साथ सोल्व करें, और उम्मीद है कि यदि आप क्वेश्चन नंबर 12 तक आए हो, इसका मतलब आप पिछले सारे वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हो। और यदि पहली बार भी वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आप सोल्व करते करते आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बोले कि यहाँ पर आकर के आप देख सकते हो एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि 15 माध्य हैं, तो पिछले सारे वीडियो में 2-3 बार ऐसे सवाल आए थे कि जब भी हमें बोला गया था कि यदि गैपिंग सेम हो, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि यदि गैपिंग सेम हो, चाहे वो गैपिंग कितने की भी हो, 1 2 3 4 5, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि गैपिंग सेम हो तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए या माध्य निकालने के लिए आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, या फिर यहाँ पर टोटल 8 है, तो 8 में से हम क्या करेंगे, पहले वाले 4 को अलग कर दो और लास्ट वाले 4 को अलग कर दो। पहले वाले 4 और लास्ट वाले 4 को यदि आप अलग करोगे तो बीच में ही हमारा मीन मिलेगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इधर हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इधर हो गया, तो बीच में कौन आएगा, हमारा माध्य मिल जाएगा इन 8 का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि x+6 और x+8, 6 और 8 के बीच में कौन आता है, 7 आता है, तो x+7 ही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है कि माध्य तो 15 है, इसका मतलब इस x+7 का मान ही तो 15 है। तो यहां से आप बोल पाओगे कि x का मान कितना आएगा, 7 उधर जाके घटेगा तो कितना मिलेगा, केवल 8 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें समझ में आ गई कि x का मान कितना है, हमारे पास 8 है। यदि x का मान 8 है तो आपकी मर्जी, यदि हर जगह x का मान रख के निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये निकालना है, अब इसका कोई काम नहीं है, हमें ये निकालना है कि अंतिम जो 3 है उनका माध्य निकालो। अंतिम कौन है 3, ये और ये, अंतिम 3 का माध्य यदि हम निकालना चाहें तो अभी हमने बताया था कि यदि गैपिंग सेम हो, तो पहले वाले और आखिरी वाले जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, तब भी हमारा माध्य आ जाता है, या फिर आधे आधे दोनों तरफ छोड़ दो। यहाँ तो 3 है तो हम क्या करेंगे, एक इधर छोड़ देंगे, बीच में ही हमारा माध्य है, तो हमारा माध्य क्या आएगा, x+12 ही हमारा माध्य है, तो x+12 इस तीनों का माध्य होगा, इसका मतलब x का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 8+12, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 20। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए जो 13 प्रश्न है उसको भी लेके आएंगे, तो आप लोग बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।